जी जी गुड मॉर्निंग। जी मॉर्निंग मॉर्निंग। आप सभी का अभिनंदन, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी का अभिनंदन, स्वागत। कैसे हैं सभी लोग? ग्रेट, फैंटास्टिक एंड अनबिलीवेबल, है ना? तो जितना जोश रखेंगे हम उतना ही बेहतर अच्छे से हम सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। और कहते हैं ना भाई, हंसदे के घर वसदे। तो खुश रहा करो, हंसते मुस्कुराते रहा करो। और सबसे पहले हम आज के हमारे एमसी मिस्टर प्रदीप सैनी के लिए एक जबरदस्ती क्लैपिंग करेंगे भाई। क्यों? क्योंकि इन्होंने आज की स्टार्टिंग बड़ी खूबसूरत शब्दों के साथ करी है। क्यों? क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, कभी भी सीखा जा सकता है, कभी भी अपनी समझ को बढ़ाया जा सकता है ना? सीखेंगे तो जीतेंगे, है ना? तो अच्छा सा खुद का रिजल्ट लिया, फिर पूरी फैमिली के रिजल्ट लिए, है ना? अच्छा न्यूट्रिशन लेने से अच्छे चेंजेस आते हैं और अच्छे चेंजेस से अच्छा स्वास्थ्य मिल जाता है। जब बॉडी को किस चीज की जरूरत है भाई? हमारे शरीर को किस चीज की जरूरत है? पोषक तत्वों की। और जब वो पोषक तत्व पूरे हो जाते हैं तो बॉडी की जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाती है। तो एक अच्छी सी क्लैपिंग मिस्टर प्रदीप सैनी के लिए और आप सभी के लिए, जितने भी पार्टिसिपेंट्स इस कॉल के ऊपर अवेलेबल हैं, आप सभी का मैं एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। चलिए आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी के लिए हम सबसे पहले टाइम है शेक सेल्फी। अपना अपना शेक हम लोग आगे करेंगे ताकि हम एक अच्छी सी गुड स्माइली सेल्फी ले पाए। सो 1 2 3, ग्रेट। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप अपने शेक का आनंद लें। और आज का टॉपिक है माय डियर फ्रेंड्स, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, क्यों होता है, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हमारी बॉडी के ऊपर क्या क्या संकेत आएंगे, और उस कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हमारी बॉडी के ऊपर क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं, कितना बैड इफेक्ट और कितने अच्छे इफेक्ट कोलेस्ट्रॉल के हमारी बॉडी के ऊपर होते हैं, आज हम समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करेंगे। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कितने, अभी प्रदीप जी ने एक बात बोली, बहुत ही वंडरफुल सी एक बात बोली कि आज आप किसी को भी सुनते हो ना, थोड़ी सी भी बात सुनते हो तो क्या सुनने में आता है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। क्यों डॉक्टर साहब, ऐसा ही है ना? ज्यादातर मैक्सिमम लोगों का क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। लेकिन कोलेस्ट्रॉल क्या होता है पहले हम ये समझना जरूरी होता है। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर पाया जाने वाला एक फैट, मोम जैसा एक लिक्विड होता है। एक मोम जैसा लिक्विड होता है जो हमारे खून में पाया जाता है। ये हमारी बॉडी की हर एक कोशिका में, हर एक नस में मिलता है। कोलेस्ट्रॉल एक फैट जैसा, फैट मतलब लाइक जैसा घी होता है ना जमा हुआ ना पिघला हुआ, ऐसा मोम जैसा एक ऐसा पदार्थ होता है जो हमारे खून के अंदर पाया जाता है। ये काम क्या करता है भाई? हार्मोन बनाने में मदद करता है। हार्मोन्स बनाने में मदद करता है कोलेस्ट्रॉल। विटामिन डी बनाने में मदद करता है हमारी बॉडी के अंदर। सेल्स की मेम्ब्रेन बनाने का काम करता है। सेल्स की मेम्ब्रेन बनाने का काम करता है। मतलब कोलेस्ट्रॉल चाहिए। कोलेस्ट्रॉल बुरा नहीं है, कोलेस्ट्रॉल बुरा नहीं है, कोलेस्ट्रॉल चाहिए क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत अच्छे अच्छे काम करता है। लेकिन ये बुरा तब हो जाता है जब इसकी जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तब ये बुरा होता है। तो कोलेस्ट्रॉल कितने प्रकार का होता है ये समझने की कोशिश करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल कितने प्रकार का होता है। नंबर 1 पे हम नोट करेंगे एलडीएल, खराब कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एलडीएल, यानी कि जिसको हम खराब बोल देते हैं, ये खराब होता है। ये क्यों खराब होता है? क्योंकि जब ये एलडीएल बढ़ जाएगा तो हमारी जो धमनियां हैं, हमारी जो आर्टरीज हैं, उनको ब्लॉक करने का काम करता है।
कितने सारे लोगों ने जो पुराने टाइम पे मोमबत्ती जलाते थे, आजकल तो मोमबत्ती नहीं है, लेकिन जब हम मोमबत्ती जलाते थे तो मोमबत्ती में जो मोम जल जाता था वो तो जल गया, जो बाकी का बचता था वो थोड़े टाइम गर्म रहता था और उसके बाद वो जम जाता है। गॉट माय पॉइंट? तो ये एलडीएल हमारी नसों के अंदर धीरे 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 जमा होने लगता है और एक दिन जो नसों के अंदर से, हमारी आर्टरीज के अंदर से, हमारी धमनियों के अंदर से जो खून बहता है, उस खून के प्रवाह को, उस खून के प्रेशर को रोक देता है एलडीएल। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे इसको समझेंगे कि जैसे हमारे घर में एक पाइप है, अगर उस पाइप के अंदर कुछ कचरा फंस जाए तो क्या ब्लड का प्रवाह सही से होगा? सॉरी, पानी का प्रवाह सही से होगा? पानी उस पाइप के अंदर से अच्छे से निकल पाएगा? आंसर इज नो। लेकिन अगर वो कचरा हट जाए या जब उसके अंदर कचरा नहीं था तो पानी का जो प्रेशर था वो कैसे जा रहा था? बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से, है ना? इसी तरीके ये होता है एलडीएल। ये कितना होना चाहिए भाई? एलडीएल हमारी बॉडी के अंदर कितना होना चाहिए? नोट करेंगे, अगर एलडीएल 100 से कम है, अगर एलडीएल 100 से कम है तो अच्छा है, एलडीएल 100 से कम है तो अच्छा है, और अगर 100 से 129 पे है तो बॉर्डर लाइन है। 100 से 129 बॉर्डर लाइन है, यानी खराब की दिशा में बढ़ रहा है, नॉर्मल। और अगर 130 से 159 तक, 130 टू 159 तक कोलेस्ट्रॉल होता है तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, बुरा, यानी कि आप समझ लो कि ये समस्याएं पैदा करेगा। और अगर 160 से ज्यादा है तो ज्यादा गंभीर स्थिति है। अगर किसी का एलडीएल 160 से ज्यादा है तो स्थिति खराब है, स्थिति गंभीर है। क्या होगा अगर एलडीएल बढ़ गया? तो क्या होगा? हार्ट ब्लॉकेज, हार्ट फेल्योर, हार्ट ब्लॉकेज, हार्ट फेल्योर, ब्रेन स्ट्रोक, नसों की जो स्ट्रोकेज होती है, नस फूटना कहते हैं जिसको, नस फूलना, नस फूटना, ये सारे काम एलडीएल बढ़ने से होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर ये हमारी नसों के अंदर धीरे 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 जमा होने लगा, ठीक है, तो जहां पे आपने देखा है ना कितने सारे लोगों को स्टंट डलते हैं भाई, हाँ जी, सुना है, देखा है किसी का स्टंट डलते हैं? हर रोज हमारे कहीं ना कहीं नियर डियर को हम सुनते हैं कि भाई हाँ उसको ऐसे ऐसे ब्लॉकेज होगी और स्टंट डलेंगे, डॉक्टर साहब ने बोला है स्टंट डलेंगे। ये स्टंट डलना क्या होता है? जहां पे ये खून का थक्का जम गया, एलडीएल ज्यादा होने की वजह से वो नस हमारी ब्लॉक होगी, वहां पे डॉक्टर साहब एक स्प्रिंग टाइप एक स्टंट डाल देते हैं और उस नस को वहां से खोल देते हैं। और जब वो नस वहां से खुल गई तो फिर वहां से खून का जो फ्लो है वो होने लगता है। लेकिन क्या ऐसा आपने कभी सुना है कि भाई किसी को एक बार स्टंट डल गया तो अभी जिंदगी में उसको दोबारा स्टंट नहीं डलेगा? हाँ, ये आगे समझेंगे। ओके, क्यों होता है ऐसा, नेक्स्ट पे बात करेंगे, दैट इज एच डी एल। एच डी एल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एच डी एल, ये अच्छा होता है, ये अच्छा होता है। ये खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है। खराब कोलेस्ट्रॉल को, जो एलडीएल है ना, उसको एचडीएल ठीक करने का काम करता है। अगर किसी का एलडीएल मतलब बढ़ गया, जैसे अभी हमने बात करी कि 160 तक चल गया, और अगर हम अपने एचडीएल को ठीक करें, अगर हम अपने एचडीएल को सही कर लें तो एलडीएल ऑटोमेटिकली, बुरा कोलेस्ट्रॉल ऑटोमेटिकली कम होने लगेगा। एचडीएल, हमें एचडीएल बढ़ाना है। एचडीएल कितना होना चाहिए भाई? एचडीएल कितना होना चाहिए? नोट करिए, एचडीएल जेंट्स के अंदर, मेल्स के अंदर 40 से ज्यादा होना चाहिए। एचडीएल जेंट्स के अंदर 40 से ज्यादा होना चाहिए। फीमेल्स के अंदर एचडीएल 50 से ज्यादा होना चाहिए।
HDL फीमेल्स में 50 से ज्यादा होना चाहिए। वहीं अगर जैसे हमने LDL की श्रेणी समझी ना, अगर ये किसी का HDL 40 से कम है तो समझो जिसका LDL ज्यादा है उसका HDL कम हो जाएगा, और जब HDL बढ़ेगा तो LDL ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो बेसिकली हमें अपने HDL को सही करना है। ओके, चलिए एक और चीज होती है तीसरे नंबर पे जिसको हम बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड ट्राइग्लिसराइड क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर जमा फैट का स्टोरेज होता है। जो भी खाना हम खाते हैं उसमें से जितनी कैलोरीज हमारा बॉडी बर्न कर लेता है और रेस्ट बची हुई कैलोरीज को हमारी बॉडी स्टोर करती है, उस स्टोरेज को ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। ट्राइग्लिसराइड टोटल बॉडी मतलब टोटल हमारा 150 से कम होना चाहिए। ट्राइग्लिसराइड कितना होना चाहिए? 150 से कम होना चाहिए, 150 से कम। अगर ये 150 से लेके 199 तक है किसी का ट्राइग्लिसराइड, तो ये नॉर्मल तो नहीं करेंगे, बॉर्डर लाइन है, मतलब 150 से कम होना चाहिए। अगर 150 से 199 है मतलब 150 to 199, ये खराब कोलेस्ट्रॉल की तरफ है, बॉर्डर लाइन है, खराब की तरफ जा रहा है। और अगर किसी का 200 से ज्यादा है ट्राइग्लिसराइड, तो फिर यहां पर भी स्थिति गंभीर है, ये भी जो स्टोरेज है बॉडी का ये ज्यादा है। तो ट्राइग्लिसराइड कितना होना चाहिए? 150 से कम। हमने 3 पार्ट में अभी तक कोलेस्ट्रॉल को समझा, LDL खराब कोलेस्ट्रॉल, HDL अच्छा कोलेस्ट्रॉल, और ट्राइग्लिसराइड 150 से कम हमारी बॉडी का फैट स्टोरेज होता है। माय डियर फ्रेंड्स, अभी कैसे पता चले कि भाई किसी का अगर नॉर्मल वे में हमने चेकअप नहीं कराया, और हम कैसे समझें कि भाई इस व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है ना? तो जल्दी थकावट अगर किसी को हो जाती है, अगर किसी व्यक्ति को जल्दी थकावट हो जाती है, उसके सीने में छाती में भारीपन रहता है, पूरी बॉडी में और पैरों में भारीपन रहता है, सुन्नपन रहता है। देखा ना, बहुत सारे लोगों को कहते हैं कि भाई मेरी बाजू सो रही है, सुन हो रही है ना? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई मुझे फील ही नहीं हो रहा कि इस उंगली पे ऐसे हाथ लगा रहा हूं तो मुझे फील नहीं हो रहा, ये सुन्न हो गई है, सुन्नपन होना, सांस फूलना, सांस फूलना। नेक्स्ट रीजन लिखेंगे, गर्दन और कंधों में जकड़न, हमारी गर्दन और हमारे कंधों में जकड़न होना, और हमारी आंखों के नीचे, आंखों के पास एक अलग से लाइन बन जाना। आंखों के नीचे जैसे सूज जाता है ना, ऐसे हो जाता है आंखों के नीचे, यहां पर सूजा सूजा सा दिखना। ये किडनी के भी संकेत होते हैं और कोलेस्ट्रॉल के भी होते हैं भाई। ऐसे बहुत सारे कारण हैं कि जल्दी थक रहा है। क्यों चल रहा है, थक रहा है? क्योंकि धमनियों के अंदर कोलेस्ट्रॉल जम गया और जो ब्लड का फ्लो है वो सही तरीके से हमारी हर एक सेल तक नहीं पहुंच पा रहा है। अभी अगर हम देखें तो भाई ये हुआ क्यों? कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के संकेत हमने देख लिए, है ना? ये हुआ क्यों? कारण क्या है इसके पीछे? अगर किसी का LDL बढ़ा हुआ है तो इसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है? तो सबसे पहले अगर कोई खाना गलत खाता है, गलत खाना यानी कि अनबैलेंस खाना, अनबैलेंस खाना खाना। अनबैलेंस खाने को कैसे समझेंगे? अगर वो ज्यादा फ्राइड खाता है, मैं तो कहूंगा कि फ्राइड खाना ना मत, टेस्ट के तौर पर हमें कभी कभी टेस्ट, वो भी घर का खाना, फ्राइड खाना खाता है, जंक फूड, पैकिंग का फूड खाना, जंक फूड खाना, पैकिंग फूड खाना, ज्यादा तेल घी फैटी चीजें खाना, एक्सरसाइज की कमी,
एक्सरसाइज अगर वो व्यक्ति नहीं करता है, कोई भी शारीरिक व्यायाम नहीं करता है ना। बहुत सारे लोगों का ऐसा काम है कि उठे, खाए, पिए, बैठ गए, सो गए, फिर उठ गए, फिर खा लिया, पी लिया, बस कुछ भी एक्टिविटी नहीं है। एक्सरसाइज तो छोड़ो, वैसे भी नॉर्मल लाइफ के अंदर एक्टिविटी नहीं है, तब भी उस व्यक्ति को एलडीएल बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे। स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना, बहुत सारे कारण हैं। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, स्ट्रेस में रहना। देखा ना, बहुत सारे लोगों को बिना मतलब का तनाव, बिना मतलब की अजीब सी फीलिंग होती है उन लोगों की, अजीब सा स्ट्रेस रखते हैं। कुछ एक कारण हो सकते हैं, कई बार पारिवारिक, सामाजिक कारण ऐसे हो जाते हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक स्ट्रेस में रहना। अब स्ट्रेस क्या करता है? स्ट्रेस हमारी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल बढ़ा देता है। स्ट्रेस बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल बढ़ा देता है, जिसके कारण हमारी बॉडी के अंदर ये इस तरीके की समस्याएं आने लगती हैं। डायबिटिक होना, शुगर होना। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटिक है, शुगर है, तो उस व्यक्ति के एलडीएल बढ़ने के चांसेस ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस 101% की तरफ जाएगा। वो धीरे 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 जाएगा अगर अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रखेंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे बॉडी के अंदर फैट ज्यादा होना, विसरल फैट ज्यादा होना, आउटर फैट ज्यादा होना। अगर हमारी बॉडी के अंदर जो हम चेकअप करते हैं ना कार्डा स्कैन मशीन के ऊपर, उस कार्डा स्कैन के ऊपर अगर विसरल फैट 8 तक आता है तो नॉर्मल है, 0 से 8 आता है। 9 से 12 अगर किसी का विसरल फैट आता है तो ये खराब है। अगर हमारा विसरल फैट 9 से 12 आता है तो ये खराब है। और अगर ये विसरल फैट 13 से ज्यादा है, 14 है, 15 है या 20 है या ज्यादा है, ऐसे भी व्यक्ति हमें मिलते हैं जिनका विसरल फैट 30 से ज्यादा है, 30 से ज्यादा विसरल फैट। भगवान न करे ऐसे व्यक्तियों को कभी भी हार्ट से रिलेटेड समस्या हो सकती है। कभी भी कुछ भी अनहोनी घटना जो है वो हो सकती है, लाइक हार्ट फेलियर टाइप, एकदम से अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, नस का फट जाना, ये सारी चीजें उनको हो सकती हैं। आउटर फैट ज्यादा है और विसरल फैट ज्यादा है। अब 1 मिनट के लिए विसरल फैट को समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। जब विसरल फैट ज्यादा हो जाता है किसी व्यक्ति का, तो हमारे जो ऑर्गन है, हमारा जो ह्यूमन बॉडी का जो ऑर्गन है वो प्रेशर में आ जाता है। अगर हमारे हार्ट के आसपास विसरल फैट ज्यादा है तो हमारे हार्ट की जो पंपिंग प्रोसेस है उसको प्रभावित करेगा। उसके ऊपर फैट ज्यादा है तो हार्ट पंप नहीं कर पाएगा, अच्छे तरीके से हार्ट पंप नहीं कर पाएगा। सेम हमारा किडनी, हमारा लीवर, हमारा स्टमक, हमारे सारे ऑर्गन, हमारे पैनक्रियाज विसरल फैट की वजह से बहुत बुरे तरीके से दुष्प्रभावित होते हैं। यानी कि अभी हम समाधान में फिर इसको चीज में लेकर के चलेंगे। ओके, तो क्या हो जाता है फिर भाई, अगर ये ज्यादा है तो नसों में ब्लॉकेज आ जाती है, नसों में ब्लॉकेज आएगी विसरल फैट की वजह से। दिल तक खून की जो सप्लाई है ना, जो हमने एक दिन पार्ट किया था ना वेन्स का, वेन्स का पार्ट किया था, हमने समझा था कि आर्टरीज एंड वेन्स, तो जो नसें खून लेकर के आती हैं दिल तक, उनके अंदर ब्लॉकेज आ गई तो हार्ट तक अब खून पूरा पहुंचेगा ही नहीं, और जब वो सप्लाई पूरी नहीं होगी तो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमें हो जाएंगी। हार्ट अटैक का खतरा हो जाएगा, हाई बीपी का खतरा हो जाएगा, हाई बीपी खतरा हो जाएगा विसरल फैट की वजह से। ये कह लो कि दिल से रिलेटेड सारी जितनी भी बीमारियां है ना, सांस फूलना है ना, ये स्टंटिंग होना, ये सब, ये सारी चीजें भाई ये यहीं से चलती हैं। एलडीएल, विसरल फैट, ये बड़े कारण हैं इसके पीछे। और अगर अब हमने इस चीज को समझ लिया एलडीएल को, अब नॉर्मल वे में अगर हम देखें तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका समाधान क्या है? तो समाधान है, सब अभी जो कारण है वही समाधान है भाई। सबसे पहली चीज तो आप
एक ही चीज में आप नोट कर लो, जो कारण है, जो रीजन है, वही इसका सॉल्यूशन है। कैसे? जहां पे बंदा फ्राइड फूड, जंक फूड, ये सारे खाने खाता है, वहां पे उसको अपने खाने को बैलेंस डाइट में बदलना पड़ेगा। बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट उसको लेनी पड़ेगी। सॉल्यूशन, हेल्दी डाइट। एक हेल्दी बैलेंस डाइट के अंदर 30% प्रोटीन होना चाहिए टोटल। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक टाइम में 500 कैलोरीज का खाना खाते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे समझिए, अगर 500 कैलोरीज का खाना खाते हैं, तो 500 कैलोरीज का 30% कितना हुआ? 150। तो 150 कहां से आना चाहिए? प्रोटीन से। उस खाने के अंदर 30% प्रोटीन होना चाहिए। ओके, एंड 30% उसके अंदर अच्छी फैट्स होनी चाहिए। अच्छी फैट्स जिसमें ओमेगा 6 कम हो, ओमेगा 3 ज्यादा हो, ऐसी फैट। एंड नंबर थर्ड, 40% उसके अंदर गुड कार्ब्स होनी चाहिए, अच्छी कार्ब्स उस खाने के अंदर होनी चाहिए। तो 30, 30 और 40 कितना हो गया भाई? 100%। 30% प्रोटीन, 30% फैट और 40% गुड कार्ब्स, 100%। ये बैलेंस डाइट का फॉर्मूला है। तो हमें बैलेंस डाइट अपनी करनी पड़ेगी। अब जहां पे हमने कहा कि भाई एक्सरसाइज नहीं करता वो व्यक्ति, तो उसको अपनी बॉडी के अच्छा करने के लिए हर रोज एक्सरसाइज ऐड ऑन करनी पड़ेगी। उसको अपना लाइफस्टाइल ठीक करना पड़ेगा। और हम हर रोज आप लोगों से ये बातचीत करते हैं कि भाई हम कैसे अपने आप को बेहतर बना सकते हैं एक्सरसाइज के थ्रू। 20% रोल हमारी फिटनेस के अंदर एक्सरसाइज का होता है और 80% रोल हमारी बॉडी के अंदर डाइट का होता है। ओके, तो मोटापा कम करना पड़ेगा भाई, वो बैलेंस डाइट से होगा। विसरल फैट कम करना है, बैलेंस डाइट से होगा। लाइफस्टाइल अच्छा करना है, तो वो व्यक्ति को एक पूरा अपना चार्ट बनाना पड़ेगा कि भाई मैं इस टाइम पे उठूंगा, और पानी तो डेफिनेटली पूरा करना पड़ेगा उसको। तो अगर हम अपनी बॉडी के अंदर एलडीएल घटाना चाहते हैं और एचडीएल बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें हमारी बॉडी को ओमेगा 3 देना पड़ेगा। ओमेगा 3, ओमेगा 3 हमें अपनी बॉडी को देना पड़ेगा। ओमेगा 6 कम करना पड़ेगा, ओमेगा 9 भी कम करना पड़ेगा, यानी ओमेगा 3 हमें अपनी बॉडी के अंदर बढ़ाना है। बैलेंस डाइट ऐड ऑन करना है। पानी सही पीना है। कितना पानी पीना है? 20 किलो इज इक्वल टू 1 लीटर। ये हम हर रोज आपको बताते हैं। ये सारी चीजें हमें पूरी करनी पड़ेंगी। ओके, ट्रांस फैट्स को कम करना है। ट्रांस फैट, ट्रांस फैट लिखिए, ट्रांस फैट को कम करना है। और जैसे ये सारी चीजें होंगी कम, ओके, एक चीज और नोट करिए, विटामिन्स और मिनरल्स। विटामिन्स और मिनरल्स, विटामिन B3, विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन B3, रिपीट कर रहा हूं, B12, विटामिन C, विटामिन D, ये ऐड ऑन करने पड़ेंगे। थोड़े से मिनरल्स भी लिखिए। मिनरल्स तो बहुत सारे हैं, हमने आपको चैप्टर में पहले भी क्लियर किया है। अब एक बार फिर से आपको बताना चाहता हूं, और वो क्या है? मैग्नीशियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम एंड सेलेनियम। ये मिनरल्स हमें पूरे करने पड़ेंगे। एक और चीज नोट करिए, फोलिक एसिड। फोलिक एसिड, फोलिक एसिड, अब आप सर्च करो, क्या आपके खाने के अंदर फोलिक एसिड है? अगर इन सारी चीजों को बैलेंस कर लें, तो हमारी बॉडी के अंदर जो कमियां आई हैं
उन कमियों को दूर किया जा सकता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, क्या जो डाइट हम खाते हैं, घर का खाना आज हम खाते हैं, उस खाने के अंदर क्या 30% प्रोटीन है भाई? हाँ जी, क्या 30% फैट है? क्या 40% कार्ब्स हैं? अगर मैं नॉर्मल बात करूं ना, आज की हमारी घर की थाली जो हम खाते हैं, जो खाना हम खा रहे हैं, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जिन्होंने उसकी क्वालिटी को डाउन कर दिया है। तो जो खाना हम खा रहे हैं आज, उसके अंदर आप नोट करिए प्रोटीन नाम मात्र है। जो भी डाइट आज हम खा रहे हैं उसके अंदर प्रोटीन नाम मात्र है, उसके अंदर कार्ब्स ज्यादा है और ओमेगा 6 वाली फैट ज्यादा है जो नॉर्मल थाली हम खाते हैं। उसके अलावा पानी हम सही से नहीं पीते हैं, बहुत सारे लोग अगर पीते भी हैं तो खाने के साथ पीते हैं, जो खाने के साथ पानी नहीं पीना चाहिए। नेक्स्ट चीज पे मैं बात करूंगा, फोलिक एसिड। मैंने आपको बताया, अब सर्च करो फोलिक एसिड कहां से मिलता है वैसे, बेसिकली हरी सब्जियों से, सलाद से। तो क्या पूरा है? नहीं है। जो विटामिन और मिनरल्स मैंने अभी आपको लिखवाए। अच्छा, एक चीज आप लोगों में से कोई मुझे बताएगा कि हमें पर डे कितने प्रोटीन की नीड होती है? एक जनरल क्वेश्चन है, कोई बताना चाहेगा कि हमें पर डे कितने प्रोटीन की नीड होती है अकॉर्डिंग टू हमारी अपनी पर्सनल बॉडी? जी मैम, हमें पर डे कितने प्रोटीन की जरूरत होती है? सर 30 ग्राम। 30 ग्राम? जी, क्लैप करेंगे मैम के लिए। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो मैं एक बार दोबारा से रिपीट करता हूं। हमें पूरे दिन में, इन्होंने जो आंसर दिया है वो केवल हार्ट के प्रोटीन की बात की है कि भाई इतना प्रोटीन तो अकेला हमारा हार्ट खा जाता है। क्लैप करेंगे मैम के लिए। पूरी दिन में हमें कितने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, कौन बताएगा? जी मैम, पूरे दिन में कितने प्रोटीन की नीड होती है? सर जितना हमारा वेट है उसके अकॉर्डिंग, अगर हम जैसे जेंट्स हैं तो उसमें 1 kg 1 ग्राम, और जो लेडीज होती है उसमें थोड़ा कम चाहिए होता है, 0.85। जी, थैंक यू। जो मतलब मेल है उनको पर केजी, जैसे किसी का 70 kg वजन है तो 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अगर वो एक्सरसाइज करता है तो उससे 1.5 गुना ज्यादा चाहिए। ग्रेट, क्लैप करेंगे। 1 kg। वाह जी वाह, क्लैप करेंगे मैम के लिए, है ना। ये हमारी टोटल बॉडी की पर डे की नीड है, इतने प्रोटीन की। और अकेला हार्ट हमारा पूरे दिन में 25 से 30 ग्राम हमारे हार्ट को स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथिंग अपनी बरकरार रखने के लिए 25 से 30 ग्राम तो अकेला हार्ट खा लेता है भाई इसमें से। बाकी हमारी मसल्स को चाहिए, हमारे सारे ऑर्गन्स को चाहिए, है ना। और इसीलिए मैंने कहा कि हमारी बॉडी के अंदर जो थाली हमारी है, उस बॉडी की नीड को पूरा करने के लिए प्रोटीन क्या है? आंसर इज नो। सेकंड आंसर मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या जितने विटामिन और मिनरल्स हमें चाहिए, ए बी सी डी ई के और बी की पूरी सीरीज, है ना, या अगर मैं मिनरल्स की बात करूं तो क्या हमारे खाने से हमें ये सारी चीजें मिलती हैं जो आज का नॉर्मल खाना हम खा रहे हैं एट प्रेजेंट? आंसर इज नो। ओके, मुझे एक सेकंड का समय दीजिएगा।